नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। नोटबंदी के 4 साल पूरे हो गए हैं और 4 साल पूरे होने पर एक तरफ केंद्र सरकार जहां इसे ब्लैक मनी पर चोट देने में सफल बता रही है, वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह विफल और अर्थव्यवस्था के लिए घातक बता रहा है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर आम आदमी पर इसका कैसा प्रभाव पड़ा, ये हम आपको बताएंगे एक रिपोर्ट के जरिए। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे। ठीक 4 साल पहले प्रधानमंत्री ने देश में 500 और 1000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया था। तर्क ये दिए गए कि इससे ब्लैक मनी पर गहरी चोट पड़ेगी, साथ ही आतंकवाद, नक्सलवाद और नकली नोट की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। 4 साल बाद बीजेपी के नेता और मंत्री ये मानते हैं कि इसका सकारात्मक असर ब्लैक मनी पर तो पड़ा ही है, साथ ही अर्थव्यवस्था के डिजिटाइजेशन समेत कई तरह की उसे मदद मिली है। तो नोटबंदी से दुखी जो अवैध नोटधारी है वो दुखी है और कांग्रेस उसका पोषक रही है, इसलिए कांग्रेस सबसे ज़्यादा दुखी है। जहाँ तक नोटबंदी के जो फायदे हैं, अनेक फायदे सामने में आए हैं, खास करके आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद जो एक बड़े व्यापक स्तर पर जो लाभ लिए उसका आज कहीं न कहीं उसमें रोक लगी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाली कार्रवाई बताया। इसके विरोध में कांग्रेस विश्वासघात दिवस मना रही है। उनका कहना है कि ना तो इससे आतंकवाद पर कोई अंकुश लगा और न ही देश के बाहर रखा काला धन ही वापस आया, बल्कि उल्टे लाखों लोगों के रोजगार पर असर हुआ। आज नोटबंदी के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। जो वादा करके केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, मगर आज 4 वर्षों बाद जो देश की अर्थव्यवस्था है कहाँ पहुँची है आप सबको पता है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन स्पीक अप कैंपेन चला रहा है, मोदी सरकार के विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। 500 और 1000 के नोट को बंद करने के पीछे एक तर्क ये भी था कि बड़े नोट से काले धन को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, लेकिन उसके बाद 500 के नोट तो वापस लाए ही, साथ ही 2000 के नोट भी क्यों उतारे गए ये आम लोगों की समझ में नहीं आया। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था पर पड़े असर से उबरने में जुटे देश को कोरोना ने दोहरी मार दी है। ऐसे में सियासी आरोप प्रत्यारोप से अलग नोटबंदी का असर फिलहाल तो डिजिटल के विस्तार में तो नजर आ रहा है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नोटबंदी के बाद यूं तो लगभग साल भर लोगों को कहीं कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे हालात सुधरे। आपको दिखाते हैं नोटबंदी को लेकर आम लोगों की अभी क्या प्रतिक्रिया है। जनरल पब्लिक को मेरे हिसाब से कोई जनरल नुकसान भी नहीं हुआ है और कोई फायदा भी नहीं हुआ है कि अब बड़े नेताओं लोग को तो बहुत प्रॉफिट हुआ होगा इसमें। भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे श्रेष्ठ अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि नोटबंदी के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी, और वो आज देखने को मिल रहा है कि हमारी GDP जो है 23.9% बिलो जा चुकी है। नहीं, अच्छा प्रभाव पड़ा है, अच्छा है, अच्छी एक्टिविटी है मोदी जी की, अच्छा काम किया उन्होंने इस चीज़। डिजिटलाइजेशन अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, आपका करप्शन बंद हो जाता है। फिलहाल तो कोविड की वजह से सब कुछ ही डाउन गया है, तो नोटबंदी तो पीछे ही छूट गया है। जो भी हुआ थोड़ा मेरे हिसाब से करना ज़रूरी था उस वक्त में, पर उसके बाद GST भी आ गया तो थोड़ा तो प्रॉब्लम आया। नोटबंदी को लेके तो अब बाज़ार वापस आ गया है, पर शुरू के 2 साल में काफ़ी नुकसान हुआ, व्यापार का भी नुकसान हुआ। तो एक मिलीजुली प्रतिक्रिया है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। केदार गुप्ता साहब बीजेपी के प्रखर वक्ता और प्रवक्ता हमारे साथ नेता हैं, ज़रा उन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तिवारी जी, मैं आपसे ज़रा ये जानना चाहता हूँ कि जो विश्वासघात दिवस मनाया जाता है, ये एक इवेंट है आपके लिए या वाकई लोगों को नुकसान हुआ है? नहीं, इवेंट के रूप में नहीं मना रहे हैं। पंडित जी बोल रहे हैं ना अभी आप? सर बिल्कुल सर।
हाँ, तो पंड्या जी, ऐसा आपकी आवाज से पहचाना मैंने। ऐसा है पंड्या जी कि 4 साल पहले का भयावह दृश्य देख करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश यानी कोई एक आदमी गलती करे तो उसका भुगतान उसके स्तर पर होता है। घर का मुखिया गलती करे तो घर वाले भुगतते हैं, मगर देश का मुखिया जब गलती करे तो उसका दुष्परिणाम पूरा देश भुगतता है। और इस मामले में तो नोटबंदी जिस दिन भी इतिहास समीक्षा करेगा उस दिन मोदी जी के कार्यों की समीक्षा करते हुए ये तय करेगा कि इन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। और उसमें ये सबसे बड़ा कांड अगर आएगा तो वो नोटबंदी के रूप में आएगा, जीएसटी के रूप में आएगा। 2 महीने लगातार उन्होंने जो लॉकडाउन किया उस रूप में। और अभी तो एक और नया कारनामा आया है कि ट्रंप सरकार अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा करके वो वहां पहुंचे हुए थे अमेरिका, और यहां बुला करके अहमदाबाद में फिर उन्होंने नारा लगाया ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, और पोलिंग एजेंट बन गए थे ट्रंप के, और वहां जो बाइडेन आ गए हैं। तो ये कभी ऐसा हुआ नहीं, देश की राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री इस तरह से किसी दूसरे देश में जाकर के उस देश के चुनाव प्रचार में हिस्सा ले। मगर ये मोदी जी की आदत है कि वो पहले निर्णय ले लेते हैं, बाद में सोचने का काम करते हैं। नोटबंदी उसी प्रकार का एक इससे ज्यादा घातक निर्णय देश के लिए कुछ नहीं हो सकता था। विजय जी, हालत ये थी कि हमारे देश में जो प्रचलन में नोट थे 15,41,000 करोड़ रुपए के प्रचलन के नोट अचानक बंद कर दिए गए 2 घंटे के भीतर। मेरी आवाज आ रही ना आपको? बिल्कुल सर। हाँ, और जब 21 महीने के बाद में जो आरबीआई ने उन नोट को गिनने का काम किया और 21 महीने बाद जो रिपोर्ट दिया उसमें 15,31,000 नोट वापस आ गए थे, यानी 99.3% नोट वापस आ गए। स्थिति तो उस समय की है जबकि रॉयल बैंक ऑफ नेपाल या रॉयल बैंक ऑफ भूटान या कोऑपरेटिव बैंक के या कटे छटे फटे नोटों की गिनती नहीं हुई, क्योंकि वो संभव नहीं था। और आरबीआई ने ये कहा कि दरअसल क्या है कि मुद्रा के मामले में संपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को होता है, मगर मोदी जी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानकारी में भी नहीं डाला। वेंकटेश नायर के लिखित उत्तर में एक बात को आरबीआई ने बताया, जब राइट टू इंफॉर्मेशन में उनसे पूछा गया था आरबीआई से, तो उन्होंने बताया कि 1.25 महीने के बाद में भारत सरकार ने हमसे अनुमति ली और इसी बात को लेकर के बाद में उर्जित पटेल ने इस्तीफा भी दिया। तो इतनी गंभीर गलती थी जिसका दुष्परिणाम यह हुआ, इस देश के महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारी जीडीपी कम से कम 2% गिरेगी, और दुर्भाग्य से 2% नहीं, वो 3% गिर के जहां 8.5% थी जीडीपी, वो गिर करके 5.5% पर आई। तो ये इतना गंभीर परिणाम हुआ। सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में जो महेश व्यास कहते हैं उसके चेयरमैन कि 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी गई थी। यहाँ पर अभी केदार बैठे हैं, केदार गुप्ता जी बैठे हैं, जो उद्योगपति हैं, वो इस बात की भले ही कैमरे के सामने स्वीकार न करें, मगर वो जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यही रायपुर शहर में लोगों की नौकरी चली गई थी। तो इतना गंभीर दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ा। और परिणाम चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं तिवारी जी कि उनका एक व्यापारिक मन क्या कहता है और एक पार्टी के प्रति जो सद्भावना और एक वैचारिक उनकी गति रहती है, उसी विचार में बहते रहते हैं। तो अभी क्या कहते हैं? बोलेंगे पार्टी के लिए बोलेंगे, व्यापारी मन को अभी दरकिनार जी। केदार गुप्ता साहब, आप लोगों का वादा था कि नोटबंदी से देश को तरक्की मिलेगी, लेकिन तिवारी जी जो चीज़ें कह रहे हैं और जिन पॉइंट्स पर वो इशू उठा रहे हैं, जीडीपी चली गई, बेरोजगारी आ गई, बैंकों का कर्ज बढ़ गया, आम आदमी की जेब में कुछ नहीं आया, और साथ ही साथ जो सेविंग होती थी पहले वो सेविंग खत्म कर दी और बाजार से कैश गायब हो गया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता को जब अगर अर्थशास्त्र की बात आए तो अर्थशास्त्र में जो जानकारी है उसके हिसाब से चर्चा करना चाहिए, ना कि सिर्फ राजनीतिक मुहावरों का उपयोग करके और पैंतरेबाजी करके जनता का ध्यान भटकाना चाहिए। इसका मुंह तोड़ जवाब नोटबंदी का पूरे देश की जनता ने दे दिया। मोदी जी को 2/3 बहुमत से ज्यादा, मैं समझता हूं 15 से 20 वर्षों बाद हम सब कहते हैं कि राजनीति में इतना बड़ा किसी को बहुमत मिला, तो क्या ये देश की जनता से आगे हो गए कांग्रेसी लोग?
है? देश की जनता ने मोदी जी को मुहर लगा के वोट देकर वोटों से माला माल कर दिया, और ये कहते हैं कि जनता ये त्राही त्राही हो गई। तो पहला सफेद झूठ, जनता ने इनकी पूरी किताब ही बंद कर दी अर्थव्यवस्था के मामले में। दूसरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत ही सज्जन राजनेता हैं, पूरा देश उनका सम्मान करता है। और अगर अर्थशास्त्र की बात करूं और अर्थव्यवस्था की बात करूं मैं उनके कार्यकाल में, तो मुझे अच्छे से याद है कि थल सेना अध्यक्ष ने कहा था कि सैनिकों को देने के लिए पैसे नहीं है, गोला बारूद खत्म हो गए, टैंक की मरम्मत के लिए पैसे नहीं है। सारे समाचार पत्रों में 4 कॉलम की न्यूज छपे थे। बैंक का करप्शन अपने आसमान उच्च स्तर पे था। जो लेता था, माल्या हो चाहे जो भी हो, पैसा लेता था और भाग जाता था, चाहे नीरव मोदी हो, पता ही नहीं। ये तो मोदी जी ने इंडियन बैंक करप्सी एक्ट लगाया, जिससे सारे लोग पकड़ में आए। और केदार जी केवल एक वादा जिस पर तिवारी जी भी सहमत होंगे, मैं जरा पीसीआर से करूंगा आपका फ्लोर ऑडियो बढ़ाए ताकि मुझे आपकी आवाज स्पष्ट आए। पहले बात तो ये सर कि जो एक चीज पर तिवारी जी भी सहमत होंगे कि जो वादे किए गए थे, बेरोजगारी घटेगी, आतंकवाद जाएगा, नकली नोट बंद हो जाएंगे, बैंकों का कर्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद नकली करेंसी की तो मैंने बात करी थी, रियल एस्टेट जो सबसे ज्यादा पारदर्शी होगा, इन सब चीजों में केदार जी इन सब चीजों में केवल और केवल कैशलेस काम ज्यादा हुआ है। बाकी का मुझे नहीं लगता कि जितना आप लोग दावा कर रहे थे। तिवारी जी क्या ऐसा लगता है क्या? केवल मुझे पंड्या जी मुझे 5 सेकंड दीजिए सर, मैं वापस आपको दूंगा समय, मैं वापस आपको समय दूंगा सर, बिल्कुल आदरणीय सर, उनको समय दिया, बिल्कुल सर, मैं उतना ही समय दूंगा। सिर्फ मैं जवाब लेके आपके पास आ रहा हूँ तिवारी जी, सिर्फ जवाब लेके आपके पास आ रहा हूँ। क्या डिजिटलाइजेशन के एक तो आप मानेंगे नोटबंदी का कि कम से कम मार्केट में अब कैश लेके घूमना बंद हुआ है, आदमी जहां खड़ा होता है वहां थोड़ा डिजिटलाइजेशन हो गया है भारत के हर कोने में? देखिए पंड्या जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस समय नोटबंदी हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि अब लोगों के पास नकदी पैसे थे ही नहीं, तो क्या करते, क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे थे, और वो 200% तक ऊपर गया। मगर आज ये स्थिति है कि वो 30% से भी नीचे आ गया है। अभी केदार गुप्ता जी ये बोल रहे थे कि मोदी जी ने चुनाव जीता। भाई चुनाव जीता और प्रचंड बहुमत से जीता, मगर एक बात ध्यान रखना चाहिए, इतिहास व्याख्या करता है किसी के भी कार्य की। अब चुनाव तो राष्ट्रवाद के नाम पर हिटलर भी जीते थे, फिर क्या काम किया था उन्होंने? और चर्चित चुनाव हार गए थे अपने देश को सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिताने के बाद भी। तो चुनाव की व्याख्या मत करो कि चुनाव जीतना हारना ये सब होता है, समझे ना? मैं जवाब दूंगा। दूसरी बात ये है सर मैं इसी पर जवाब ले रहा हूँ। मैं नोटबंदी के बारे में कहना चाहूंगा थोड़ा सा। मैं जवाब पंड्या जी मुझे समय बिल्कुल सर हाँ, केदार को पूरा समय दीजिएगा, मगर मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। नोटबंदी के बाद में इन्होंने कहा था कि पूरी तरह से काला धन समाप्त हो जाएगा। हमारी माता बहने बिटिया जो तकिए में छुपा करके बुरे दिन के लिए अपने नोट रखती थी, उसको निकलवा करके बैंक में जमा करवा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारतीय बैंकों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जब आप अपना पैसा लेने के लिए बैंक में जा रहे हैं और बैंक आपको पैसा नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है 117 लोग लाइन में खड़े होकर के मर गए थे। पंड्या जी इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। 117 लोग, खुद मोदी जी ने अपनी माँ को लाइन में लगवा दिया। अरे ठीक है भाई, भारत माता की सेवा करो, मगर अपनी माँ की भी सेवा करने का काम करो। मगर परिवार है नहीं, इसलिए परिवार का दुख और दर्द जानते नहीं है। जिनका परिवार है वो दुख और दर्द को जानते हैं। इसी पर मैं रिएक्शन लेता हूँ तिवारी जी, मैं इसी पर रिएक्शन ले रहा हूँ। केदार गुप्ता साहब, पहली बात तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, पर बड़े स्वाभिमान के साथ और गर्व के साथ कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ को भी लाइन में खड़ा कराया। और माँ परिवार से अलग नहीं होती। जो बार बार कह रहे हैं कि उनका परिवार नहीं है, तो माँ क्या परिवार से अलग होती है? दिल दुखता है ऐसी राजनीतिक बातों का जवाब देने के, तो पर मजबूरी है, सवाल उठाया तो कहना पड़ेगा। दूसरी बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि चर्चिल और तमाम जितने इन्होंने विदेशों की बात की, आज ये छाती चौड़ी करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं कि जीएसटी का सबसे ज्यादा वसूली 4थे नंबर में पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ है। यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री 10 गुना बढ़ गई। तो क्या ये सब घर से पैसा बांट रहे हैं क्या कांग्रेस के लोग? अगर आज
6.5 से 8.5% होम लोन में लोगों को कर्ज मिल रहा है, बैंक की लिक्विडिटी बढ़ी है। तो जो 15 लाख करोड़ रुपए कैश घूम रहा था वो बाजार में एफडी हुआ, बैंकों में एफडी हुआ, बैंकों में जमा हुआ और उसके माध्यम से सारा पैसा लोगों के खाते में जा रहा है और लोगों को लोन मिल रहा है, लोग रोजगार कर रहे हैं और माताओं के चेहरे में खुशी है और स्वाभिमान है कि अब सारा का सारा एक नंबर में 32 करोड़ बैंक के खाते। अरे कांग्रेसियों को तो ये बात सोचनी चाहिए कि 130 करोड़ का देश था और उसमें खाते ही नहीं थे किसी के, और आज 130 करोड़ में 32 करोड़ से ज्यादा लोगों का बैंक का खाता है। अगर मैं टैक्स वसूली की बात करूं तो 6 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ के आसपास रेवेन्यू बढ़ गया देश का। अगर मैं इनकम टैक्स पेई की बात करूं तो जो 3 करोड़ के आसपास थे वो 7 करोड़ से ज्यादा हो गए। तो मैं कहूंगा बहुत, मेरे राजेंद्र भैया विद्वान है, हम सब उनसे ज्ञान लेते हैं, बातचीत करते हैं, मगर अगर राजनीति की बात आती है और अर्थव्यवस्था की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता को अर्थव्यवस्था पे ही बात करना चाहिए। देश सबका है, हमें कहते हैं कि आप 2 तिहाई में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, काम करे, आगे बढ़े, हम सब उनके अच्छे कामों के लिए साथ में है, पर बुराई होगी तो बुराई की बात करेंगे। इसलिए अगर अच्छा है, देश अच्छा चल रहा है, मोदी जी अच्छा चला रहे हैं, थोड़ी प्रशंसा भी करो। आपने तो वो बात कह दी जब अमेरिका गए थे मोदी जी और कह रहे थे सब अच्छा है, वो आपने अब की बात मैं आप तारीफ कीजिए ना सर, लेकिन तारीफ के साथ अंधभक्त मत हो जाइए। मैं कह रहा हूँ किस बात का, मैं तो अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूँ। केदार गुप्ता जी, मैं आपको कह रहा हूँ अपनी पार्टी का पक्ष रखिए और आप बिजनेसमैन हैं और मजबूती से पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अंधभक्त मत हो जाए। जरा बातचीत उस मसले पर भी हो जाए तिवारी जी कि आपको कुछ फायदा दिखता है क्या इसमें? नोटबंदी के बाद आज 4 साल हो गए हैं, आपकी पार्टी केवल विश्वासघात दिवस मनाती है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, या फिर आप भी एक बिजनेसमैन हैं, आपको भी लगता है कि बिजनेस किस तरीके से होता है? आपको लगता है कि वाकई बिल्कुल घाटा ही हुआ है, कोई फायदा नहीं हो पाया, कोई इसका मतलब नहीं निकल पाया, बिल्कुल ये एक वर्स्ट प्रोग्राम था उनका? से वर्ष था, कोई फायदा नहीं हुआ। अभी केदार जी ने एक बात कही ना कि जीएसटी के कारण छत्तीसगढ़ के बाजारों में हरियाली दिख रही है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि छत्तीसगढ़ के बाजार में चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, या जो भी चीजों की है खूब हरियाली, कपड़े लत्ते और जेवरों के लिए भी। उसका कारण ये है कि भूपेश बघेल जी ने अभी राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत तीसरी नोटबंदी जारी कर दिया है। 4,500 करोड़ रुपए हमने किसानों को दिया है, तो उनकी जेब में जो पैसा आया है उसके कारण हरियाली बीच बीच में दिखती रही। लॉकडाउन में भी लोगों के पास यहाँ पैसे रहे, किसानों के पास पैसे आए। एक जी आप कुछ पूछ रहे हैं पंड्या जी? नहीं, केदार गुप्ता साहब कुछ कह रहे थे। नहीं, केदार से बाद में पूछ लीजिएगा, आप मेरी बात तो सुन लीजिए आप। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा, केदार गुप्ता जी ने ये कहा है कि नकली नोट की संख्या में कमी आई। मैं चुनौती देता हूं और मेरे पास पूरे डेटा हैं, पूरे आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि नकली नोटों की बड़ी संख्या 2017 में अकेले छत्तीसगढ़ में 12 लाख रुपए के 2000 के नए नकली नोट पकड़ाए थे। और जहां तक काले धन की बात है, मैं फिर से पंड्या जी एक बात ध्यान रखिएगा, मैं अगर कोई बात करता हूं तो अधिकृत और आंकड़ों सहित बात करता हूं। स्विस नेशनल बैंक ने यह कहा कि नोटबंदी के बाद में स्विट्जरलैंड के बैंकों में 50% की वृद्धि हुई है। यह 50% की वृद्धि कैसे हुई? लोगों ने अपने सारे काले धन को सफेद धन में बदलने का काम किया। परेशान आम जनता होती रही लाइन में लग करके घंटों, और मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं। मैं 5 घंटे लाइन में लगा था। अब उसकी यानी मैं जिंदगी में बाकी सब बात भूल जाऊं, उस दारुणिक दृश्य को नहीं भूल सकता जो मेरे ऊपर बीती थी नोटबंदी के कारण। तो जब मेरे जैसे आदमी के साथ बीत सकती तो बाकी का जाने दीजिए। मैं बिजनेसमैन के साथ साथ किसान भी हूँ और समृद्ध किसान हूँ। मैं उन्नत ढंग की खेती भी करता हूँ, इसलिए मुझको मालूम है अर्थव्यवस्था को अगर सहारा देने का काम किया तो भारत के कृषि ने काम किया, नहीं तो उद्योग धंधों का तो भट्टा किया उन्होंने। जी केदार गुप्ता साहब। पंड्या जी, अगर माननीय मोदी जी की मां लाइन में खड़े हो गई तो हमारे राजेंद्र भैया भी खड़े हो गए तो कोई बात नहीं है। ये तो राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्र में नियम बदला है, तो अगर प्रधानमंत्री की माता जी खड़ी है तो राजेंद्र भैया भी स्वाभाविक सी बात है सर, जिसके पास लाइन में खड़ा होगा। नियम
उन्होंने अपनी मां को पब्लिसिटी के लिए खड़ा, मैं अपनी मजबूरी में खड़ा हुआ था। में कोई बात है तो उसका सहयोग करना पड़ेगा। और राजेंद्र भैया मेरी बात को कोट कर रहे हैं तो मैं उनकी एक ही बात को कोट करूंगा कि वो स्वीकार रहे हैं कि काला धन बैंकों के अधिकारियों ने कहा सफेद हो गया। तो क्या इससे कांग्रेस को गुरेज है? क्या कांग्रेस इसलिए ये विश्वासघात दिवस मनाती है कि देश का जो काला धन था वो सफेद हो गया, इसलिए कांग्रेस को बड़ी परेशानी है? तो आपके काले धन को सफेद कर दिया तो भाई आप भी जश्न मना लेते। बैंकों में पैसा जमा हो गया, अब जो जरूरतमंद है उनको बैंक से बराबर लोन मिल रहा है। अरे कमर्शियल जो कैश क्रेडिट का अकाउंट थे ना लिमिट वाले, उनका ब्याज 2% घट गया। उनसे पूछो इनडायरेक्ट कितना लाभ हो रहा है व्यापारियों को, उद्योगपतियों को आज रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितनी कमी मिल गई। और उसके साथ साथ टैक्स पेयर बढ़े, आज डिजिटलाइजेशन हो गया। आज जो जीएसटी आपको मिल रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश को, उसका कारण यही है कि लोग अब कैश नहीं रखते, कार्ड निकालते हैं, जीएसटी का बिल बनता है और देश को प्रदेश को जीएसटी का कलेक्शन मिल रहा है। इसलिए हम सब विकास कर रहे हैं। आपकी सरकार है, बहुत अच्छी बात है। सरकार ट्रैक्टर और कार खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रही है, वो व्यक्ति ला रहा है और व्यक्ति एक नंबर में खरीद रहा है क्योंकि मोदी जी ने सारे लोगों को एक नंबर में बुलाया है। और सारी चीजें मैं बार बार कहूंगा कि नोटबंदी के बाद से आर्थिक स्थिति देश की बहुत अच्छी हुई है और देश में 1 लाख करोड़ रुपए। चलिए सर, 50 बातें आपने गिना दी, एक 20 सेकंड हो रहे हैं, आप दोनों के पास अपना पक्ष रख दीजिएगा। मैं रखूं विजय जी? 1 लाख जी। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बात कही है कि नोटबंदी में सब सफेद धन हो गया। इनको शायद प्रधानमंत्री के भाषण की याद नहीं है। प्रधानमंत्री ने भाषण देते हुए ये कहा था कि 3 लाख काला धन है जो बाजार में फैला हुआ है और प्रधानमंत्री जी की बात की धज्जी उड़ा दिया आरबीआई ने, ये कहकर के मात्र 10,000 करोड़ रुपए के नोट वापस नहीं आए हैं। तो और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 बिलियन को चौराहे में खड़ा कर देगा। उस समय से देश की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी है वो आज तक खड़ी नहीं हो पाई। देश में 40 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई। चलिए सर, आप दोनों से एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। केदार गुप्ता साहब, रोक रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। तिवारी जी, आपकी पार्टी तो खैर विश्वासघात दिवस मना रही है, तो नुकसान या फायदे का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या लगता है आपको कि कुछ तो हुआ है इससे, हाँ या ना? मुझसे पूछा जी तिवारी जी। हाँ, तो सत्यानाश हुआ है। चलिए केदार गुप्ता साहब, सत्यानाश हुआ, अगर सत्यानाश हुआ है तो आज गांव से जी कैसे रहे देश के लोग? राफेल कैसे आ गया? मनरेगा में 1 लाख करोड़ रुपए कैसे आ गया? आपके जीएसटी का कलेक्शन कैसे बढ़ गया? सत्यानाश किसका हो गया? कहां से हो गया? रुपया तो आएगा, बैंकों में लाइन लगी है, जितना चाहो उतना आपके कैपेसिटी से लोन मिल रहा है, तो सत्यानाश। चलिए, आप दोनों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन सवाल ये है कि इसका तरीके से जवाब जनता भी जानती है कि नोटबंदी से उस समय नुकसान हुआ था या फायदा हुआ था, या उस समय नुकसान था लेकिन धीरे धीरे नुकसान को फायदे में बदल दिया गया, या फायदा लग रहा है या फायदा आगे हो सकता है। ये गर्भ में थोड़ा छुपा हुआ है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।